हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज की ये वीडियो क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में साइंस यानी विज्ञान विषय के मोस्ट इंपोर्टेंट वीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो एग्जाम से पहले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से रिविजन कर लीजिएगा। हो सके तो आप इन सभी क्वेश्चन को रट लीजिएगा। और बच्चों, आप जो क्लासेस अभी देख रहे हो, आप कॉपी कलम निकाल कर जो है बैठिए और बताएंगे हर एक क्वेश्चन को जो है आप कॉपी में जो है नोट करते जाएंगे। और उम्मीद करता हूं बच्चों कि हमारी बातों पर आप अमल करेंगे, हमारी बातों को ध्यान में रखेंगे और जो है अभी जितने भी क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं उन सभी क्वेश्चन को आप कॉपी में नोट करने के साथ साथ इसे रिवीजन भी जरूर कर लीजिएगा। और बच्चों, आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो कि आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। देखिए बच्चों, ये सारे क्वेश्चन ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीबीआई है, और इन सभी क्वेश्चन को आपको हर हाल में बच्चों एग्जाम से पहले रिवीजन कर लेना है। और मैंने पहले भी बताया था कि ऑब्जेक्टिव जो आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे वे सारे क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप कहोगे कि तुक्का मार के निकल जाएंगे, तो भैया तुक्का जो है हर जगह काम नहीं चलता है, तो तुक्का के फिराक में मत रहिए। रिवीजन आपको करना है, बार बार आपको मैं बोल रहा हूं, अच्छे से तैयारी कर लीजिए। तो देखिए बच्चों, अभी भी समय आपके पास है। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों, क्या दिया गया है। कह रहा है कि यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो उसके बीच का संबंध क्या होगा। तो बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि फोकस जो दूरी होती है, फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी क्या होती है? वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट एंड सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, अच्छे से ध्यान में रखेंगे। और बच्चों, अगर यहाँ पे यह पूछा जाता कि बताइए कि वक्रता त्रिज्या है ना, यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे कहेगा बच्चों वक्रता त्रिज्या, ध्यान देंगे वक्रता त्रिज्या, तो यहाँ पे r बराबर हो जाएगा 2f हो जाएगा, है ना। ये अगर बीच में संबंध रहता तो ये यहाँ पे अगर रहता तो आप ये आप टिक लगाते, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन सिर्फ दिया गया है f बराबर r/2, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल दिया गया है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। देखिए, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कौन कौन से होते हैं आप नीचे कमेंट करके बताइएगा, ये सब्जेक्टिव में आने वाला है। प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। साथ ही बच्चों, एक सवाल जो है थोड़ा सा घुमा के पूछा जाता है कि बताइए कि किसी माध्यम से आने वाली की प्रकाश की किरण सघन माध्यम में जब गुजरती है और पुनः जो है उसी माध्यम में जब प्रवेश करती है तो जो है वो प्रकाश की किरणें जो है उसी दिशा में जो है मुड़ जाती है। तो यह नियम जो है किस पर प्रत्यारोपित होता है, यह नियम जो है क्या बतलाता है, यह किसका नियम है, इस प्रकार से सवाल दिए जा सकते हैं। तो इसका सही आंसर होता है यह जो है स्नेल का नियम है। और मैंने पहले भी कहा था कि स्नेल के नियम को आप लोग हर हाल में रट लीजिएगा, रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि स्नेल के नियम से जो है एक क्वेश्चन आपके जो है कंफर्म एग्जाम में आएंगे, है ना। चलिए, अब देखिए यहाँ पे सवाल क्या कह रहा था बच्चों कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के जो है मुख्यतः 2 नियम होते हैं। साथ ही बच्चों, अगर जो है यहाँ पे लग रहा है कि हमें जो है ये इसका जो है क्वेश्चन का आंसर मुझे पता है, तो आप जो है नीचे कमेंट में भी इसका आप लोग आंसर देते जाइएगा। चलिए, अब देखिए अगला सवाल कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन दिया गया है वास्तविक, ऑप्शन बी है काल्पनिक, ऑप्शन सी है दोनों, और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया था, खास करके उन सभी लड़कियों को मैं कहना चाहूंगा, आप तो अधिकतर जो है मेकअप में जो है शीशों के सामने जो है अपने फेस को जो है निहारते रहते हैं। लड़कों का भाई कोई पता ठार नहीं है, क्योंकि अगर लड़का जो है सवेरे उठा, थोड़ा सा जो है पानी मारा फेस में, उसके बाद जो है हाथ से जो है बालों में जो है पानी को फेर लिया, उसके बाद कंघी मार के अपनी कामों में निकल जाता है। लेकिन लड़कियां क्या करती है कि अधिकतर जो है दर्पण के सामने जो है चली जाती है, तो मेकअप के सामने लिपस्टिक, पाउडर वाउडर, ये हैन तैन सब लगाकर जो है सुंदर देखने को जो है वो पूरी तरह से अपने फेस को जो है पोतती है। तो उनको खास करके पता होगा। देखिए बच्चों, समतल दर्पण जो हम लोग शीशा देखते हैं ना, समतल दर्पण जो होता है हम लोग शीशा देखते हैं, तो अगर जो है समतल दर्पण के सामने अगर कोई वस्तु को हम रखते हैं, तो जितनी दूरी सम दर्पण के बीच का होगा, इसका दूरी मान के चलिए 5 मीटर है, तो इसकी जो प्रतिबिंब होगा ना 5 मीटर दूर में ही दर्शाया जाएगा, दिखाया जाएगा,
प्रदर्शित होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, और यह क्या होता है कि वस्तु की अपेक्षा जो है सीधा प्रतिबिंब बनाता है, याद रखिएगा। तो वस्तु की अपेक्षा सीधा प्रतिबिंब कौन बनाता है, तो काल्पनिक होता है तभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, ये याद रखिएगा, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो होता है वह काल्पनिक होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट और सटीक आंसर हो जाएगा। यहां तक क्लियर है बच्चों? अगर जो है इसका आंसर आपको पहले से पता है तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताते जाइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े बच्चों, अगला सवाल देखिए क्या दिया गया है कि वाहनों के पार्श्व दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। पहला है अवतल दर्पण, दूसरा है उत्तल दर्पण, तीसरा है समतल दर्पण, चौथा है परवलिक दर्पण। देखिए बच्चों, जब वाहनों में पार्श्व दृश्य दर्पण होते हैं, हम यह देखते हैं कि जब हमारे पीछे, हमारे वाहनों के पीछे जो है अगर बड़ी सी गाड़ी आ रही है, उसको साइड देना होता है, तो ड्राइवर क्या करता है, चालक क्या करता है कि पार्श्व दृश्य दर्पण पे वो देखता है कि वह जो है कौन सी गाड़ी आ रही है। तो पार्श्व दृश्य दर्पण में क्या होता है कि एक उत्तल दर्पण का जो है यहाँ पे अनुरूप होता है, यानी उत्तल दर्पण का उपयोग वहां पे किया जाता है। और उत्तल दर्पण क्या करता है कि किसी भी वस्तु का आकार जो है वो छोटा दिखाई देती है ना। मान के चलिए कोई जो है ट्रक आ रहा है और छोटी सी कार जो है आगे है, तो कार वाले को अगर साइड देना होगा तो वो पार्श्व दृश्य दर्पण में देखेगा कि भाई वो पीछे से जो है बड़ी कार आ रही है, तो उसको कैसे पता चला कि वो बड़ी गाड़ी है और ट्रक है। तो वो क्या करता है, पार्श्व दृश्य में दर्पण में देखता है, तो वो वहां पे उसको ये दिखाई देता है कि जितना बड़ा वो आकृति है उस दर्पण में एकदम छोटा आकृति दिखाई देता है, तो उसको जो है पता चल जाता है और वो साइड दे देता है। तो यहाँ पर आपको समझना है बच्चों कि याद रखिएगा वाहनों के पार्श्व दृश्य दर्पण के रूप में जो है उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट व सटीक आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। देखिए पहला है जल, दूसरा है कांच, तीसरा है प्लास्टिक और चौथा है मिट्टी। देखिए लेंस बनाने के लिए हम जल का प्रयोग कर सकते हैं, कांच का भी प्रयोग करते हैं और प्लास्टिक का भी प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे सवाल कह रहा है कि पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, यानी कि मनाही हो रही है। तो याद रखिए बच्चों, मिट्टी का जो प्रयोग होता है वो लेंस के प्रयोग के लिए नहीं किया जाता है, लेंस का उपयोग बनाने में नहीं किया जाता। याद रखिएगा मिट्टी से जो है लेंस बनाने में उपयोग नहीं की जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, दिया गया है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, तो आप सभी को भली भांति को पता है ना। तो देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया गया है सीधा, दूसरा ऑप्शन है उल्टा, तीसरा ऑप्शन है दोनों, यानी कि सीधा और उल्टा दोनों, और चौथा दिया इनमें से कोई नहीं। देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है, यानी कि जो समतल दर्पण होता है वह कौन सा प्रतिबिंब बनाता है, यानी कि जो है काल्पनिक प्रतिबिंब जो है प्रदर्शित करती है, और काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है किसी भी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है। काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या होता है, किसी भी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनेगा। तो भैया यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट व सटीक आंसर हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए बच्चों, दिया गया है, कह रहा है कि यदि एफ का मान जो है 12 सेंटीमीटर है और तब आर का मान क्या होगा। तो यहाँ पे एफ जो है वो फोकस दूरी है। यहाँ पे एफ क्या है बच्चों, ये एफ जो है वो क्या है, फोकस दूरी है। ये क्या है बच्चों, फोकस दूरी है। तो एफ का मान जो है फोकस दूरी बराबर कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर दिया है। और ये आर जो है, आर क्या है, वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या है। अब बताइए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध क्या होता है। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध क्या होता है बच्चों, अगर यहाँ पे कहेगा आर का मान ज्ञात कीजिए, तो मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था, एफ बराबर होता है आर बाय 2 होता है। अगर यहाँ पे आर निकालने के लिए कहेगा तो एफ यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2f हो जाएगा। तो यहाँ पे निकालेंगे आर का मान, तो आर का मान यहाँ पे ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो आर का मान क्या हो जाएगा बच्चों, तो आर का मान क्या हो जाएगा, तो एफ का मान कितना है, 12 है, तो लिखेंगे 2 गुना हो जाएगा 12, तो कितना हो गया 24 सेंटीमीटर। तो 24 सेंटीमीटर कहाँ भैया, ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि वाहनों के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। यानी कि सवाल कह रहा है कि वाहनों को जो हेडलाइट लगा होता है, वाहनों में जो हेडलाइट लगा रहता है, आपके मोटरसाइकिल में होगा, कार में होगा, इन बच्चों के पास कार है तो उनको पता ही है, कार के जो हेडलाइट होते हैं, यानी कि जिसको हम लोग अग्रदीप भी कहते हैं, उसमें जो है किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। पहला है अवतल दर्पण, दूसरा दिया गया है उत्तल दर्पण, तीसरा है समतल दर्पण और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों याद रखिएगा कि वाहनों के जो अग्रद्वीप होते हैं, वाहनों के जो हेडलाइट होते हैं,
उसमें हम लोग क्या करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अब देखिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, अब क्यों करते हैं इसको भी समझ लीजिए, कारण क्या है। देखिए अवतल दर्पण क्या करता है, प्रकाश को जो है, प्रकाश स्रोत को जो है पूरी तरह से जो है विस्तारित कर देती है और लंबे दूर तक जाती है ना। याद रखिएगा ये क्या करती है बच्चों, ये विस्तारित कर देती है ना, विस्तारित कर देती है ना। चलिए ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, सटीक होगा। अच्छे से आप देख लीजिए ताकि जो है दूर दूर तक जो है हम उसको आसानी से देख सकते हैं, है ना। चलिए आगे देखिए, अगला सवाल कह रहा है कि अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव होता है। पहला ऑप्शन दिया गया है आभासी व सीधा, दूसरा दिया गया है वास्तविक एवं सीधा, तीसरा है काल्पनिक एवं उल्टा और चौथा है वास्तविक एवं उल्टा। याद रखिए बच्चों कि अवतल लेंस के सामने, अगर अवतल लेंस के सामने किसी भी वस्तु को रखा जाता है तो उसका जो प्रतिबिंब होता है वो आभासी और सीधा होता है, आभासी और सीधा होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा। यहां तक क्लियर मेरे बच्चों, यहां तक हमें लग रहा है कि क्लियर ही होना चाहिए। और जिन बच्चों को लग रहा है कि ये क्वेश्चन हम पहले से जान रहे हैं, इसका आंसर हमें पहले से पता है, तो आप नीचे कमेंट में जो है इसका आंसर भी जरूर देते जाइएगा। और आपने अभी तक लाइक नहीं किया है ना, लाइक भी कर देना और चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बच्चों जो भी क्रैश कोर्स नहीं जुड़े तो फटाफट से क्रैश कोर्स में भी आप जुड़ जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बच्चों कह रहा है कि डायप्टर मात्रक होता है। बच्चों ये तो भाई लॉलीपॉप वाला सवाल है, अगर इस तरह से सवाल एग्जाम में दे देता है तो आप छोड़ोगे? हमें नहीं लग रहा है कि आप एक क्वेश्चन छोड़ोगे, आप हर एक क्वेश्चन को बना लोगे, है ना। देखिए सवाल क्या था बच्चों कि डायप्टर मात्रक है, डायप्टर जो है किसका एसआई मात्रक है, आप सभी को पता है। पहला ऑप्शन है फोकस दूरी का, दूसरा ऑप्शन है आवर्धन का, तीसरा ऑप्शन है लेंस की शक्ति का और चौथा है विभेदन क्षमता का। देखिए डायप्टर जो होता है लेंस की क्षमता को व्यक्त करने के लिए डायप्टर, यानी कि जो है कह सकते हैं कि लेंस की क्षमता बोलते हैं, लेंस की शक्ति, है ना, लेंस का पावर का एसआई मात्रक, लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, डायप्टर होता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, डी से सूचित करते हैं ना जी, डी से सूचित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी बिल्कुल राइट और सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, दिया गया है कि दो डायप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होगा। देखिए फोकसांतर पूछा गया है, फोकसांतर पूछा गया है, तो बच्चों यहाँ पे आपको किस तरह बनाना है, बहुत ही आसान है भैया, बहुत ही आसान है। सवाल कह रहा है कि दो डायप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होगा, लेंस का जो है फोकसांतर पूछा गया है। तो बच्चों क्या करेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था, दो डायप्टर है ना, दो डायप्टर दिया गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 2/4 हो जाएगा। क्यों होगा कि 1/4 है ना गुना डायप्टर का जो है मान लगाते हैं ना, ये फॉर्मूला होता है, मैंने पहले भी आपको बताया हुआ था। और देखिए फोकसांतर निकालने के लिए एक फॉर्मूला मैंने बताया था, लेंस की क्षमता निकालने के लिए भी मैंने आपको बताया था, है ना। और अवतल लेंस उत्तल लेंस की आवृत्ति निकालने के लिए, है ना, उसकी प्रकृति निकालने के लिए एग्जाम में पूछेगा, वो भी मैंने आपको बताया हुआ है। तो बच्चों यहाँ अगर इसको हम भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 5 मीटर में होगा ना, नहीं इसमें ठीक है, इसका सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/4 यानी कि हो जाएगा 1/2 यानी हो जाएगा 0.5 यानी कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में चेंज करना है ना, तो ये हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट व सटीक आंसर होगा। चलिए अगला सवाल है कि आंख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं। तो आंख के रंगीन भाग को क्या कहा जाता है, आइरिस कहा जाता है, पुतली कहा जाता है, कार्निया कहा जाता है, या जो है परितारिका कहा जाता है। जल्दी जल्दी आप बताइए कि आंख के रंगीन भाग को क्या कहा जाता है। तो आंख के रंगीन भाग को जो है आइरिस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा। अगला सवाल बच्चों दिया गया है कि मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है। देखिए मानव नेत्र के जिस भाग पर जो है किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे क्या कहा जाता है, बताइए उसे क्या कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, जल्दी जल्दी बताइए, उसे क्या कहा जाता है, रेटिना। हाँ जी उसको रेटिना भी कहा जाता है, लेकिन जो है यहाँ पे रेटिना ना दिया है तो यहाँ पे उसको जो है क्या कहा जाता है, जो है उसको जो है दृष्टि पटल भी कहा जाता है। याद रखिएगा बच्चों, मानव नेत्र के जिस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह दृष्टि पटल होगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका डी बिल्कुल राइट व सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, दिया गया है, कह रहा है कि दिए गए समीकरण में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। देखिए यहाँ पे जो है सोडियम हाइड्रोक्लोराइड और जो है सोडियम हाइड्रोक्लोराइड को जो है यहाँ पे
टूट रही है ना, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड जो है ये है ना NaHCO3 है, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्लोराइड है, कार्बन हाइड, अच्छा ये तो, अरे भैया ये तो एग्जाम में आया हुआ है, बताओ ये सवाल रिपीट हो रहा है। हम तब ना सोच रहे हैं कि ये सवाल हम पहले भी, आई ठीक है ना, ये सवाल तो पहले भी हम बता चुके हैं, ये सवाल हमने पहले भी कराया हुआ भैया। तो इसमें देखो ये वियोजित हो रहा है, क्यों, देखो NaHCO3 है, फिर NaCO3 बनाया है ना, NaCO3 बनाया, ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे देखिए है ना, जल को जो है अलग किया, उसके बाद जो है कार्बन डाइऑक्साइड को अलग किया, यानी कि ये क्या हो रहा है, वियोजित हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वियोजित, यानी कि वियोजन हो रहा है भैया, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी, वियोजन अभिक्रिया है। ये क्या है, वियोजन अभिक्रिया है। देखिए बच्चों पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, इन सभी की जो है परिभाषा आप लोग याद रखें। अब परिभाषी जो है एकदम पूरा तरह से जो है एकदम रट लेना है, जितना भी इसका है परिभाषा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का इसका फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। साथ ही प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है, आणविक सूत्र क्या होता है, विरंजक चूर्ण का आणविक सूत्र क्या होता है, बेकिंग सोडा का आणविक सूत्र क्या होता है, जिप्सम का जो है आणविक सूत्र क्या होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, इसको रट लीजिए क्योंकि एग्जाम में आएगा तो आप छोड़िएगा नहीं, उसको बना ही लीजिएगा। चलिए अगले आगे देखिए बच्चों, दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है, कौन सी रासायनिक अभिक्रिया जो है संतुलित है। देखिए हम संतुलित करने में क्या करते हैं बच्चों, संतुलित करने की आवश्यकता क्यों होती है आपको मैंने पहले बताया था। और देखिए संतुलित हम क्यों देखते हैं, यहाँ पे देखिए अगर जो है तीर चिन्ह के बाईं ओर और तीर चिन्ह के जो है दाईं ओर का एलिमेंट अगर बराबर हो तो वह जो समीकरण क्या होगा, संतुलित होगा, वह समीकरण क्या होगा, संतुलित होगा। अब देखिए यहाँ पे Na यहाँ पे एक गो है, तो ये जो है समीकरण जो है संतुलित नहीं है। यहाँ पे देखिए 4 गो एल्यूमिनियम है, यहाँ पे जो है 4 गो एल्यूमिनियम है, 3 दूनी 6 और यहाँ पे 3 दूनी 6, भैया ये भी तो सही है, 3 दूनी 6 ये तो भाई लग रहा है ना, ये तो चलो दूधनी 4 दूधनी ना 3 दूनी 6 ये नहीं है, ये भी नहीं है। अब देखिए कॉपर कितना है, Cu2 है, कॉपर 2 गो है और यहाँ पे कॉपर 1 गो है, तो ये जो है संतुलित नहीं है। अब देखिए जिंक जो है Zn और Zn एक ही गो है और कॉपर क्या गो है, 1 गो है, तो कॉपर यहाँ पे 1 गो है, SO4 4 गो है, तो SO4 4 गो है, यानी S 1 गो है और O जो है 4 गो है, तो यानी कि ये जो है सही है, तो ये आपका सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है यह संतुलित रासायनिक समीकरण है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए बच्चों, दिया गया है कि दिए गए समीकरण में किस पदार्थ का उपचयन और अपचयन हो रहा है, और यह सवाल आप एग्जाम से पहले बच्चों रट लीजिए, और ये एग्जाम में 100% आने वाला है, 100% इस बार आने वाला है, छपने वाला है। देखिए सवाल कह रहा था दिए गए समीकरण में किस पदार्थ का उपचयन और अपचयन हो रहा है। तो उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जिसमें क्या होता है बच्चों, जिसमें क्या होता है याद रखिएगा, जिसमें उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया का मतलब हो गया कि जिसमें जो है ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ता है, और इसमें उपचयन में क्या होता है, अपचयन में इसमें हाइड्रोजन का संयोग होता है, याद रखिएगा हाइड्रोजन का संयोग होता है। अपचयन में ऑक्सीजन का संयोग और हाइड्रोजन का वियोग होता है, और अपचयन में क्या होता है कि हाइड्रोजन का संयोग और ऑक्सीजन का वियोग होता है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है PbO + Cu और Pb + CO दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों क्या है, याद रखिएगा PbO यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ संयोग हुआ है ना, और यहाँ पे कॉपर, यहाँ पे देखिए इसमें ऑक्सीजन वियोग कर दिया है, और यहाँ पे देखिए Pb और CO, तो यहाँ पे देखिए बच्चों Cu क्या है, U को जो है कॉपर को क्या क्या अलग कर दिया है ना जी, कॉपर का जो है यहाँ पे अलग कर दिया गया है। तो यहाँ पे उपचयन हो रहा है, तो उपचयन क्या हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन का संयोग किसके साथ, तो PbO के साथ हो रहा है, PbO के साथ हो रहा है, और यहाँ पे उपचयन हो रहा है, सॉरी अपचयन हो रहा है, हाइड्रोजन का वियोग हो रहा है। तो हाइड्रोजन का वियोग कहाँ भैया, तो यहाँ पे। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर जो है बी इसका बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा, ये वाला आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, Cu और PbO, ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़े, अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर बच्चों आ चुका है। सवाल कह रहा है 17वां नंबर, कह रहा है कि विकृत गंधिता कौन सी अभिक्रिया के कारण होता है। तो विकृत गंधिता, देखिए विकृत गंधिता किसे कहते हैं, जल्दी जल्दी आपको कमेंट करके बताइए, क्योंकि ये चीजें मैंने आपको पहले भी बताया था, विकृत गंधिता किसे कहे जाते हैं, विकृत गंधिता
किसे कहे जाते हैं, इसका परिभाषा आप लोग जो है बताइए बच्चों, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि विकृत गंधिता जो है किसे कहा जाता है। जल्दी से जल्दी मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी मेरे प्यारे लाल, जल्दी जल्दी इसको बताइए, विकृत गंधिता किसे कहे जाते हैं। चलिए बता दिए। देखिए इसमें क्या होता है बच्चों कि जब कोई खाद्य पदार्थ खुली हवा में जो है रहती है और नाइट्रोजन से युक्त हो जाती है और कुछ देर के बाद जो है वो गंध देने लगती है, यानी महकने लगती है, गंध हो जाती है ना, तो वह क्या होता है कि उसको जो है विकृत गंधिता कहते हैं। और इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें उपचयन अभिक्रिया होती है। इसमें क्या होती है, उपचयन अभिक्रिया होती है। सवाल कह रहा है कि विकृत गंधिता कौन सी अभिक्रिया के कारण होते हैं, तो उपचयन अभिक्रिया के कारण होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अपचयन तो होगा नहीं, विस्थापन नहीं होगा और विस्थापन ये होगा ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट और सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए दिया गया है कि चूने से सफेदी करते समय चूना में पानी डालने पर उष्मा निकलती है, इसमें कौन सी अभिक्रिया होती है। अब ये बताइए बच्चों, चूना का फॉर्मूला, चूना का जो आणविक सूत्र होता है, आप जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, तो आणविक सूत्र क्या होता है चूना का, जल्दी जल्दी बताइए, है ना, जल्दी जल्दी बताइए। चूना का जो है आणविक फॉर्मूला क्या होता है। देखिए चूना से अगर सब सफेदी करते हैं तो क्या होता है कि चूना पहले हम रखते हैं, उसके बाद हम पानी डालते हैं। जब पानी डालते हैं ना तो वो खौलने लगता है, एकदम उबलने लगता है और उससे गैस निकलती है, उससे जो है गैस निकलती है, उष्मा निकलती है। तो इसमें कौन सी अभिक्रिया होती है, तो पहला है उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, दूसरा दिया गया है उष्मा शोषी संयोजन, और तीसरा है उष्मा क्षेपी संयोजन, और चौथा दिया गया उष्मा क्षेपी वियोजन। देखिए अब मैंने क्या कहा, अभी मैंने क्या कहा कि जब चूना के ऊपर अगर पानी डाला जाता है, जो सूखा चूना होता है ना, उसमें अगर पानी डालते हैं तो उबलने लगता है, यानी कि वो खोलने लगता है, उबलने लगता है, और उससे गैस निकलती है, उससे उष्मा निकलती है। जब उष्मा निकलता है तो उष्मा निकलती है मतलब उष्मा क्षेपी हो रहा है, और यहाँ पे संयोजित भी हो रहा है ना, संयोजन भी हो रहा है, मिलावट हो रहा है, मिल रहा है ना जी। तो यहाँ पे देखिए चूना का फॉर्मूला बताइए, सूखा चूना का फॉर्मूला बताइए, और इसमें हम लोग जल मिलाते हैं तो क्या होता है, उष्मा निकलता है। तो उष्मा निकलता है बच्चा, तो उष्मा निकलता है क्या हो जाएगा, उष्मा क्षेपी संयोजन होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। चलिए आगे देखिए, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर बच्चों दिया गया है कि लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग धूसर हो जाता है, इस प्रक्रिया में कौन सी अभिक्रिया हो रही है। देखिए जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो लोहे की कील का जो रंग है वह बदल जाता है। उसका जो रंग है वो किस आकार का हो जाता है, देखिए उसका जो है कॉपर सल्फेट के विलयन का नीले रंग से जो है धूसर हो जाता है, नीले रंग से क्या हो जाता है, धूसर हो जाता है। तो यह जो है कौन सी अभिक्रिया हो रही है, पहला है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा है वियोजन अभिक्रिया, तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया, और चौथा है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो जल्दी जल्दी आप बताओ बच्चों, जल्दी जल्दी बताओ, क्योंकि ये कई बार मैंने बताया भैया, कई बार मैंने आपको बताया है कि लोहे की कील को अगर कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो उसका रंग बदल जाता है, तो वह क्या करता है, विस्थापित हो जाती है ना, विस्थापन करता है। तो कॉपर सल्फेट का जब रंग बदलेगा, जैसे रंग बदलेगा, जब रंग छोड़ने लगेगा ना, उसको हम लोग कहेंगे विस्थापन। क्या हो जाएगा, विस्थापन। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ तक क्लियर है ना। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक सूचक है, बताइए निम्नलिखित में से कौन से प्राकृतिक सूचक है। पहला ऑप्शन दिया है मिथाइल ऑरेंज, और ऑप्शन बी दिया गया है फिनाल्फथेलिन, और ऑप्शन सी है लिटमस, और ऑप्शन डी दिया गया है मिथाइल रेड। बताइए बच्चों कौन सी प्राकृतिक सूचक है बच्चों। जब हम क्षार और अम्ल की पहचान करते हैं, एक लिटमस पत्र लेते हैं, अगर लाल से नीला हो गया तो वह कौन सा होगा, वो कौन सा अम्ल होगा। अगर नीले से लाल हो रहा है तो वो कौन सा अम्ल होगा, नीचे कमेंट करके आप लोग बताइए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्राकृतिक सूचक में क्या हो जाएगा, तो प्राकृतिक सूचक क्या हो जाएगा, लिटमस पत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया गया है निम्नलिखित में से किस पदार्थ में लिटमस पत्र डालने पर लाल नहीं हो जाएगा। बताइए क्या कह रहा है कि किस पदार्थ में लिटमस पत्र डालने पर लाल नहीं हो जाएगा, यानी कि वो उदासीन होगा।
तभी ना जी, उदासीन होगा। तो भैया यहाँ पे क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। पहला दिया गया है हाइड्रोजन क्लोराइड, है ना। पहला क्या दिया है, पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। दूसरा दिया है HNO3। ऑप्शन सी दिया गया है CH3COOH। और ऑप्शन डी दिया गया C6H12 और C6। तो भैया तो ये ग्लूकोज का है। तो बताइए, एकदम आसान सवाल है, एकदम आसान सवाल दिया है। पदार्थ में जो है लिटमस पत्र डालने पर वह लाल नहीं होगा। तो बच्चों ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एकदम तेजी से मारिए। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख के दिया गया है कि दिए गए लवण में क्रिस्टलीकरण का जल मौजूद है। बताइए क्रिस्टलीकरण का जल जो है मौजूद है। पहला है सोडियम क्लोराइड, है ना। यहाँ पे दिया है NaCO3 CuSO4 5H2O और यहाँ पे NaHCO3। जल्दी बताइए कि किस लवण में जो है क्रिस्टलीय जल का जो है मौजूद है। तो क्रिस्टलीय जल का मौजूद किसमें है बच्चों। यही पे पता चल रहा है, यही पे पता चल रहा है। पिछले बार एग्जाम में पूछा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों CuSO4 इंटू 5H2O, है ना। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए दिया गया है कि अग्निशामक यंत्र में किस लवण का प्रयोग किया जाता है। अग्निशामक यंत्र में जो है किसका प्रयोग किया जाता है, NaHCO3 का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला है कि जल की अनुपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता है। क्योंकि बताइए कि जल की अनुपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल होता है वह अपना जो है अम्लीय गुण जो है प्रदर्शित क्यों नहीं करता है। क्योंकि उसमें क्या होता है बच्चों कि हाइड्रोजन आयन की जो है अनुपस्थिति होती है ना, याद रखिएगा। उसमें क्या होता है हाइड्रोजन आयन जो है उपस्थित नहीं रहते हैं, अनुपस्थित रहते हैं, इसलिए जो है वो अम्लीय गुण को प्रदर्शित नहीं कर पाता। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका बी बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएगा। यहां तक क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है 25वां नंबर कह रहा है कि पदार्थ ABCD का pH का मान जो है क्रमशः 2, 7, 10, 14 है। यह पदार्थ में कौन अम्ल है। कौन सा पदार्थ जो है अम्ल होगा। मैंने आपको पहले बताया था कि जितना जो है pH का मान ज्यादा होगा वह क्षार होगा, जितना कम है भैया उतना वो अम्ल होगा। वो क्या होगा, अगर कम है, अगर pH का मान कम है तो यह क्या होगा बच्चों, अम्ल होगा, यानी एसिड होगा। ये ना होगा जी, वह क्या होगा, अम्ल होगा। और अगर ज्यादा यहाँ पे दिखाया गया है, ज्यादा पूछा जाता है तो वह क्या हो जाएगा बच्चों, वो क्षार हो जाएगा। क्षार होगा। यहां तक क्लियर है। तो यहाँ पे कम देखिए किसका है, तो कम 2 है, यानी ए का। तो ये ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ए का मान यहाँ पे 2 दिया गया, तो यह जो है अम्ल होगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया बच्चों कि इस चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि सूर्य के प्रकाश है, ये जो है खिड़की से यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ पे चाइना डिश दिया गया है, और यहाँ पे सिल्वर जो है क्लोराइड है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए कह रहा है कि कौन सी अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है, या जो है यहाँ पे द्विविस्थापन होना चाहिए। यह है द्विविस्थापन अभिक्रिया। बताइए कौन सी अब यहाँ पे जो है अभिक्रिया हो रही है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो है चाइना डिश और जो है सिल्वर क्लोराइड के बीच जो है कौन सी अभिक्रिया हो रही है। बताइए जल्दी बताइए। तो यह कौन सी अभिक्रिया हो रही है बच्चों, तो यहाँ पे जो है यह पिक्चर के अनुसार, इस फिगर के अनुसार जो है यहाँ पे वियोजन अभिक्रिया हो रही है। क्या हो रही है, वियोजन अभिक्रिया हो रही है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए दिया गया कि शरीर में उत्पन्न हानिकारक अवशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकलने की प्रक्रिया किस जैव प्रक्रम में होती है। पहला है पोषण, दूसरा है शोषण, तीसरा है उत्सर्जन, चौथा है संवहन। तो फटाफट से मेरे बच्चों इसका आंसर दीजिए। कई बार ये रिपीट हो चुका है, पिछले बार भी मॉडल पेपर में था, इस बार भी मॉडल पेपर में आपने को देखने को मिला होगा, और क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा था। और यह जो है पिछले बार 2022 की बोर्ड एग्जाम में सवाल पूछा गया था। तो बच्चों याद रखिएगा ये कौन सा हो जाएगा पदार्थ, शरीर से बाहर निकलने की प्रक्रिया किस जैव में होती है, तो भैया उत्सर्जन। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट और सटीक आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए बच्चों दिया गया कि प्रकाश संश्लेषण में होने वाली ऑक्सीजन गैस किस यौगिक के टूटने के फलस्वरूप जो है प्राप्त होता है। पहला है जल, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है कार्बोहाइड्रेट, और चौथा है बच्चों क्लोरोप्लास्ट। बताइए कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में जो होने वाली ऑक्सीजन गैस
किस यौगिक के टूटने के फलस्वरूप जो है बनता है, टूटने के फलस्वरूप जो है यह प्राप्त होता है? तो जल्दी जल्दी बताइए। तो बच्चों आपको मैंने पहले भी कहा था ऑक्सीजन गैस जब निकलता भैया जल की उपस्थिति में तो यह टूटता है ना, जब ये टूटता है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बनाती है। तो भैया ऑप्शन कहां पर यह जल, ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है? तो अमीबा में क्या होता है बच्चों, अमीबा में जो है प्राणी समभोजी पोषण होता है, प्राणी समभोजी पोषण होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि लार में कौन एंजाइम पाया जाता है? लार में बताइए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। बिल्कुल सही जवाब बच्चों, बिल्कुल सही जवाब है कि लार में जो है टाइलिन है ना, लार में जो है टाइलिन एंजाइम पाई जाती है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल है कि श्वसन प्रक्रिया में पायरुवेट का कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा में विखंडन कहां होता है? पहला है कोशिका द्रव्य में, दूसरा है फेफड़ा में, तीसरा है वायु कुपिका में और चौथा है माइटोकॉन्ड्रिया में। जल्दी जल्दी बताइएगा बच्चों, जल्दी जल्दी बताइएगा कि श्वसन प्रक्रिया में जब हम लोग सांस लेते हैं, जब हम लोग सांस लेते हैं ना जी, जब हम लोग सांस लेते हैं ना तो उसकी प्रक्रिया में जो है पायरुवेट का जो कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा का जो विखंडन होता है तो वह जो है किस प्रक्रिया में होता है, कहां पर होता है? तो यह जो होता है बच्चों, यह जो होता है यह कहां होता है? कोशिका द्रव्य में होता है, यह होता है कोशिका द्रव्य में। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल देखिए दिया गया है कि पौधों में जल तथा खनिज लवण का संवहन किसके द्वारा होता है? पौधों में जल तथा खनिज लवण का संवहन जो है किसके द्वारा होता है? बच्चों मैंने पहले भी बताया था कि पौधों में जल तथा खनिज लवण का जो संवहन होता है वह फ्लोएम में होता है। याद रखिएगा कहां होता है, किसके द्वारा? फ्लोएम के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया किसी समिष्ट अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन क्रिया जो है आवश्यक है? कौन प्रक्रिया आवश्यक होता है? देखिए अपनी समष्टि अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए संतति का होना अति आवश्यक होता है। तो जब तक रिप्रोडक्शन नहीं होगा, जब तक जनन नहीं होगा तो भैया अपने अनुरूप जो है वो संतति कैसे जो है बना पाएगा, है ना? अपनी संतति को बनाए रखने के लिए जो है अपने जैसा संतान को उत्पन्न करने के लिए जनन होना जरूरी होता है। यानी कि यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जनन की प्रक्रिया जो है काफी आवश्यक होता है, इंपॉर्टेंट होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि दिया गया चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है? तो भैया ये तो मैंने पहले ही बताया था कि जब एक सेल जो है अलग अलग जो है खंडों में जो है जब विभक्त होने लगता है तो यह होता है, इसमें क्या हो रहा है कि ये क्या होता है कि यह जो एक क्या है, यह क्या है? एक सेल है, मान के एक सेल है और यह क्या है कि तीन टुकड़ों में बटा और तीनों टुकड़ा जो है अलग अलग जो है सेल का निर्माण किया, अलग अलग जो है वो इसका जो है रूप जो है निर्माण किया, तो अलग अलग भागों में बांटा और इसका पुनः जो है वेदन हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों, मुकुलन तो होगा नहीं, द्विखंडन तो नहीं हो रहा है, द्विखंडन तो हो नहीं रहा है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा पुनरुद्ध भवन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहां तक क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बच्चों आ चुका है। देखिए अगला सवाल क्या दिया गया है? सवाल कहता है कि परागकण का एक पुष्प से, देखिए सवाल क्या है कि परागकण का एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होना क्या कहलाता है? पहला है निषेचन, दूसरा दिया गया है परागन और तीसरा है अंकुरन और चौथा दिया गया बच्चों संलयन। तो बताइए परागकण, सवाल क्या पूछा गया है? एकदम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया कि परागकण का एक पुष्प से होकर दूसरे पुष्प में जब स्थानांतरित होता है तो वह क्या कहलाता है? बताइए, फर्टिलाइजेशन कहलाता है, परागकण कहलाता है, अंकुरन कहलाता है या जो है संलयन कहलाता है? जल्दी जल्दी आप जो है इसे कमेंट करके बताइए। तेजी से बच्चों इसका आंसर आप लोग दीजिए तेजी से, है ना, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं आप लोगों का कमेंट भी पढ़ रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कमेंट नहीं पढ़ रहे हैं, आप लोगों का कमेंट भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे बच्चों का जो है राइट आंसर आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा आपको और मेहनत करनी होगी, है ना, और मेहनत करनी होगी। देखिए सवाल कह रहा था परागकण का एक पुष्प से होकर दूसरे पुष्प में जब स्थानांतरित होता है उसको हम लोग परागन कहते हैं, परागन की प्रक्रिया कहेंगे। ऑप्शन नंबर आपका डी, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया गया है कि भ्रूण को मां के गर्भाशय के किस भाग
से पोषण मिलता है? तो ये वाला जो सवाल इतना आसान कहने की बात नहीं, प्लेसेंटा हो जाएगा जी। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। डिंब वाहिनी तो होगा नहीं, ग्रीवा तो होगा नहीं, अंडाशय तो होगा नहीं। तो माँ के भ्रूण के जो है गर्भाशय की किस भाग से पोषण मिलता है? तो माँ को जो है भ्रूण, याद रखिएगा, भ्रूण को माँ के किस गर्भाशय, हाँ, तो ये इसका सही आंसर होगा, प्लेसेंटा ही होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि एक उत्तम ऊर्जा के स्रोत की क्या विशेषता हो सकती है? तो एक उत्तम ऊर्जा की जो है मुख्य विशेषता ये हो सकती है कि वह जो है तेजी से जलता हो। वह क्या हो जाएगा? वह तेजी से जलता हो, वह जो है स्वयं जो है आग लग जाए, या प्रति एकांक द्रव्यमान में अधिक कार्य करे, या वह जो है महंगा हो। तो देखिए, एक उत्तम ऊर्जा का स्रोत का मुख्य जो है विशेषता यह होती है कि वह प्रति एकांक द्रव्यमान पर अधिक कार्य करे। याद रखिएगा, प्रति एकांक द्रव्यमान पर अधिक कार्य करे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि पवन ऊर्जा का उपयोग करने के लिए पवन की चाल, याद रखिए बच्चों, सवाल क्या कह रहा है? कहता है कि पवन ऊर्जा का उपयोग करने के लिए पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम बच्चों यहाँ पर जो है 15 किलोमीटर प्रति आवर होनी चाहिए, है ना। जो हवा की रफ्तार जो है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहां तक क्लियर मेरे भाई? यहां तक क्लियर ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन जो है समाप्य ऊर्जा का स्रोत है? समाप्य ऊर्जा का स्रोत पूछा गया है, समाप्य ऊर्जा का स्रोत पूछा गया है, तो एकदम आसान सवाल। पहला देखिए दिया गया है कि सौर ऊर्जा, दूसरा है कोयला, तीसरा है नाभिकीय ऊर्जा, चौथा दिया गया है ज्वारीय ऊर्जा। तो बच्चों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए समाप्य ऊर्जा जो हो जाएगा वह हो जाएगा कोयला। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया बच्चों की पराग कोश में होते हैं, तो पराग कोश में क्या होते हैं? पराग कोश में बच्चों परागकण होते हैं। क्या होते हैं पराग कोश में? पराग कोश में परागकण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों इस क्लासेस में जितने भी क्वेश्चन आपको बताए हैं, जितने 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बताए हैं, इन सभी क्वेश्चन को आप एग्जाम से पहले रिविजन कर लेना, याद कर लेना, क्योंकि इन सभी क्वेश्चन को एक बार जरूर देखना, क्योंकि इसमें से ही बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। एकदम कंफर्म है कि आने वाला है, रिपीटेड होने वाला है, ठीक है। तो तैयार कर लीजिएगा और मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लासेस में। और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लेना, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और